अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी तो आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने टॉपिक नंबर 1 जो और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ग्रुप प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ग्रुप नंबर 1 की। और ग्रुप नंबर 1 क्या था? अल्कली मेटल्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, वो डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 17 की, जो कि इससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक है। और ग्रुप नंबर 17 में देखेंगे कि उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या किस तरह डिफरेंस आता है, किस तरह चेंज आता है, क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें डिफरेंस है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप 17, और ग्रुप 17 का दूसरा नाम हेलोजेंस है। इनको हेलोजेंस कहा जाता है, यानी इस फैमिली का नाम क्या है? हेलोजेंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, ग्रुप 17। और इस एक्स के अंदर यानी हेलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब तो एक न्यू भी एलिमेंट ऐड हो गया न्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर। बाकी ये कि ये एस्टाटीन जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, और इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते होते। हमारे पास जो मेजर आते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि स्टेबल हैलोजेंस होते हैं। और ये क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको F2, Cl2, Br2 एंड I2 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म इसकी लिखी जाती है। जी तो ये हैलोजेंस है और ये ग्रुप नंबर 17। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसी हेडिंग्स के तहत चलेंगे और इसी तरह आपने इसको मेंशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी NH2 और NP5, ये बेटा वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैलेंस शेल यानी सबसे बैरूनी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इस ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। उसमें एक s इन्वॉल्व होता है जिसमें 2 होते हैं, और p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और इसी तरह n कोई नंबर हो सकता है, 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, और p भी कोई नंबर हो सकता है, 2p, 3p, ये इस तरह स्टार्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह। और उसके नीचे पॉइंट्स मेंशन करने इसकी प्रॉपर्टीज के, तो प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होती हैं, ना ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये नॉन मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल्स के अलावा दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा ई नेगेटिव जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की सिंबल है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। जिस तरह हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये बेटा 2 पॉइंट्स आपने लिख देने। उसके बाद स्टार्ट होती है जी न्यू हेडिंग, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। सबसे पहले तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली प्रॉपर्टी जो आप एक्सप्लेन करेंगे वो बेटा ये थोड़ा सा पॉइंट ये मैं स्किप कर रहा हूं, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। किस तरतीब से फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिखना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो बेटा एटॉमिक रेडियस और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये 3 प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि एक ही ग्रुप के मेंबर है हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिस तरह हम टॉप टू बॉटम ये नीचे मूव करते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इस तरह मूव करते हैं। अब जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इसमें एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर इंक्रीज, ये इंक्रीज करती हैं। इंक्रीजेस व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं। कौन कौन सी? एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी रीजन क्या है कि ये क्यों इंक्रीज करती हैं? तो रीजन बहुत सिंपल सी रीजन है। और कौन कौन सी इसमें रीजन? इसकी ना नॉन पोलर नेचर होती है। ये बेटा याद रखिए, ये जो हेलोजेंस होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर नेचर होने की वजह से
नॉन पोलर नेचर होने की वजह से जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वैसे इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो साइज इंक्रीज करने की वजह से, साइज के इंक्रीज करने की वजह से इनमें जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की वो इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ आ गई बेटा? तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है इसमें, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। उसके बाद जो पॉइंट लिखना है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है बाय नेम। पहली हेडिंग ये आ गई, दूसरी हेडिंग बाय नेम देनी है आपने फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स, और फिजिकल स्टेट्स में आपने क्या चीज मेंशन करनी, आपने बिल्कुल इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चार लिख देने। उसके नीचे ही आपने मेंशन करना है कि ये फ्लोरीन जो होती है ये गैस, फिजिकल स्टेट इसकी क्या होती है, गैस, क्लोरीन भी गैस, और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है। बिल्कुल इसी तरह लिख देनी है तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, थ्योरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जो थर्ड हेडिंग देनी है वो आपने देनी है कलर्स की। कलर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा। तो कलर में फ्लोरीन, चाहे अगेन लिख दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगेन लिखे, उसके नीचे क्या लिखना है कि फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो कलर, यानी डल सा येलो कलर। उसके बाद क्लोरीन का होता है येलोइश ग्रीन कलर, येलोइश ग्रीन मतलब ग्रीन कलर जिसमें हल्की सी शेड येलो कलर की होती है। ब्रोमीन का रेड ब्राउन लिक्विड होता है, ये रेड ब्राउन लिक्विड। और आयोडीन ये शाइनी ग्रे कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये बिल्कुल ग्रेन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ग्रे कलर के, हल्की सिल्वरी कलर इसको भी कह सकते हैं हम। तो ये शाइनी ग्रे क्रिस्टल होते हैं आयोडीन के। तो ये इसकी क्या आएगी, कलर्स की। तो आपने एक, दो, तीन, तीन पॉइंट मेंशन करने किसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इतना बेटा क्लियर है। उसके बाद मूव करते हैं, आपने दो चीजें क्लियर करता हूं, ये बुक में नहीं लिखी हुई इनका डिफरेंस, लेकिन ये कि आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीशी, अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैं कहता हूं सोडियम, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन बेटा हुई है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अगर क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोरीन पर चार्ज आया -1, तो ये हमारे पास रिडक्शन हुई है। समझ आ गई बात की, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। लेकिन इसके बरक्स, इससे इनवर्स क्या है, जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर कोई कंपाउंड ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो किसी दूसरे कंपाउंड को ये रिड्यूस कर रहा होगा। ये कंपाउंड अगर खुद रिड्यूस हो रहा है ना, किसी दूसरे कंपाउंड को वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। मतलब ये कि एक सिंपल सी मिसाल देता हूं मैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, अगर मैं किसी को 10 रुपए देता हूं तो मेरे पास 10 रुपए की कमी आ रही है, उसके पास 10 रुपए का इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई ना कोई गेन करने वाला भी होगा। ये खुद तो लूज उस वक्त करेगा जब कोई गेन करने वाला होगा, मैं 10 रुपए उस वक्त दूंगा जब कोई 10 रुपए लेने वाला होगा। तो इसी तरह बेटा अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसको किसी ने ऑक्सीडाइज किया है, और जो ऑक्सीडाइज करेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता होगा, और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसकी खुद की रिडक्शन होती है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलते हैं बेटा। जो कोई एटम, एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो जाए, उसको ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी बोलते हैं, और उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दिया जाता है। मतलब ये कहूं, ये खुद की रिडक्शन कर रहा है, इनका अगर आपस में रिएक्शन करवा दिया जाए, ये अपनी क्या की इसने रिडक्शन, इसकी क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और
इसने खुद की ऑक्सीडेशन की लेकिन इसकी उसने रिडक्शन करवा दी, तो ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, बुक में नहीं लिखा हुआ। ऑक्सीडाइजिंग पावर बुक में लिखा हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको समझ आ जाएगी कि किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत, करने की जो पावर होती है वो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और जो खुद रिड्यूस होगा वही दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं, और वो कौन से, हेलोजेंस। इस तरह हेलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी ट्रेंड लिखा हुआ है बेटा बुक में। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड लिखा कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, यानी सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा। पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। यानी सबसे ज्यादा पावर फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब इस ऑक्सीडाइजिंग पावर की बिना पर ये रिएक्शंस लिखे हुए, और रिएक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है वो कम ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले को रिप्लेस कर रहा है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या काम कर रहा है, इस Br की जगह खुद को रिप्लेस करवा लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्लोरीन रिएक्शन हुआ सोडियम ब्रोमाइड के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन हमारे पास अलग हो गई मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब देखो क्लोरीन इस जगह था, क्लोरीन ने अपनी जगह चेंज की और ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने आयोडीन को भी, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। उसके बाद ब्रोमीन ने आयोडीन, अब ये ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता। क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज्यादा है वो कम वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो ये बेटा तीन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये कि क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन आयोडीन को, ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करवाना है और बाकी चीज वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तीन बेटा रिएक्शन आपने लिखने, ये किसमें आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर में आएंगे जी। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कौन सी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हैलोजेंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बना लेंगे। इसको हाइड्रोजन हैलाइड्स या जस्ट हैलाइड्स बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये वाले जो है ना ये मेटल हैलाइड्स हैं, क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्शन हुआ हुआ है। ये कौन से, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते, ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनके दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है और वो हाइड्रोजन हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी सादा सी मिसाल ये है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और बनेगा क्या, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह बाकी भी हाइड्रोजन हैलाइड्स बन सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन सकता है। तो ये बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का जिक्र किया गया है इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की, के हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है और उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, वो बेटा डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका जी। नेक्स्ट जी, बॉन्ड लेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और दोनों तरह से देखेंगे इसको। बॉन्ड लेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी ये दोनों हैं क्या। बॉन्ड लेंथ ये कि हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन हैलाइड, ये मैं कहता हूं कि एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा एटम हैलोजन है, इनके दरमियान जो बॉन्ड की लेंथ है, लेंथ अगर बॉन्ड की ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि कितना टेम्परेचर वो झेल सकता है, कितना टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड की लेंथ कम होनी चाहिए। जितना बॉन्ड शॉर्ट होगा उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। अगर बॉन्ड लेंथ कम है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो अब हाइड्रोजन और हैलाइड के दरमियान बॉन्ड की लेंथ ही एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब बॉन्ड लेंथ का पहले जिक्र कर लेते हैं।
हमारे पास ये 4 कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये सबसे पहले। अब इसमें अगर देखें तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड थर्मल स्टेबिलिटी, ये दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में आता है। ये जो है इनमें थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड में उससे कम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में उससे कम, हाइड्रोजन आयोडाइड में उससे कम। अगर इनकी बॉन्ड लेंथ आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज, कि हर एक की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कितने पिकोमीटर में मौजूद है, तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी है, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा भी इसकी है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी, इधर मैं लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टीएस फॉर थर्मल स्टेबिलिटी, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें अगर ट्रेंड डिजाइन करें तो पहले थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड की, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और एंड पर हाइड्रोजन आयोडाइड की। ये ट्रेंड किसका है? ये ट्रेंड है जी थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी का, ये थर्मल स्टेबिलिटी का। और इससे उलट किसका होगा? बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन आयोडाइड की। सबसे कम किसकी होगी? हाइड्रोजन फ्लोराइड की। और ये एक्चुअली होता क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में होता है, उसके बाद फिर ऑनवर्ड कम होता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और इस वजह से अब इसमें लिखना क्या है बॉन्ड लेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी में? बॉन्ड लेंथ थर्मल स्टेबिलिटी में आपने ये ट्रेंड डिस्कस करना है, बुक में भी ये लिखा है, ये ट्रेंड आपने बना देना है, और उसके नीचे एक्सप्लेन करना है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डिक्रीज्ड डाउनवर्ड द ग्रुप। जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। एंड बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है? इंक्रीज करती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। एंड थर्मल स्टेबिलिटी हायर इन द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये आपने लाइन लिख देनी है और ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो इतना आपने ग्रुप नंबर 17 के अंदर लिखना है बेटा। तो ये अभी वाला टॉपिक मुकम्मल हुआ, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है मुझे, मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।